बिहार के बाद आज से उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी इसका विरोध करने वालों की एक लंबी फेहरिस्त है, जिसमें सबसे ऊपर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। लेकिन अखिलेश यादव इस प्रोसेस को रोक नहीं पाएंगे। एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में भी हुई है और चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया है कि ये 12 राज्यों में होके रहे, क्योंकि ये सीएम योगी का उत्तर प्रदेश है जो कानून और कायदे के हिसाब से चलता है। चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही इस प्रक्रिया का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य शख्स वोटर लिस्ट से छूटे ना तो गलत वोटर का नाम ना हो। इसके लिए यूपी में बीएलओ ने घर जाकर सत्यापन शुरू कर दिया है। मतदाता का नाम है, उसका एपिक नंबर है, उसका पता है, उसका भाग संख्या है, उसका क्रमांक है और उसकी फोटो भी इस पे लगी हुई है ऑलरेडी। तो कहने का मतलब ये है कि इसको केवल फिल करके देना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाना है। लेकिन शायद ये चीज समाजवादी पार्टी को अच्छी नहीं लग रही है, तभी तो वो इस प्रोसेस का विरोध करते हुए सीधे चुनाव आयोग पर ही सवाल खड़े कर दिए। भेदभाव के साथ काम करता है इलेक्शन कमीशन और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए आरोप लगना तय। और एसआईआर में घोटाला करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाकर एसआईआर का विरोध करने वाली समाजवादी पार्टी भले ही कितना विरोध कर ले, लेकिन योगी आदित्यनाथ का विजन क्लियर है। उत्तर प्रदेश के साथ ही पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, लेकिन वहां भी ममता बनर्जी इसके विरोध में हैं। न सिर्फ विरोध कर रही हैं, बल्कि आज एक लंबा चौड़ा मार्च भी ममता बनर्जी ने निकाला। वहीं टीएमसी ने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज करा दी है। और इसी विरोध के चलते कोलकाता में ममता बनर्जी के नेतृत्व में मार्च निकाला। टीएमसी नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध करते दिखाई दिए। एक तरफ ममता बनर्जी मार्च निकाल रही थी, तो दूसरी तरफ बीएलओ ने घर घर जाकर एसआईआर की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कोलकाता में भी डोर टू डोर सर्वे हो रहा है। तो इसमें 2002 साल का जो एग्जिस्टिंग वोटर है उसका एक फोटो आइडेंटिटी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है और नया फोटो, मतलब अगर किसी का चेहरा बदल जाता है तो वो अपना नया फोटो यहाँ पे लगाएंगे और अगले 3 से 4 दिन के अंदर यही बीएलओ ये घर में वापस आएंगे। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है और बीजेपी ममता के विरोध को इसी से जोड़ रही है। ममता बनर्जी एसआईआर लेकर इतना हल्ला इसीलिए मचा रहे हैं, ये पिछले 14 साल में उनकी जो काली करतूतें हैं, जैसे उन्होंने लूटा है उसका पूरा पार्टी इस लूट में शामिल हो गया। बंगाल में एसआईआर पर सियासी विरोध के बीच चुनाव आयोग की टीम एसआईआर का प्रोसेस देखने पश्चिम बंगाल जा सकती है। ये हाई लेवल टीम बंगाल में देखेगी कि प्रक्रिया ठीक से हो रही है या नहीं। भले ही उत्तर प्रदेश में विपक्ष एसआईआर का विरोध करने पर तुला हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस प्रक्रिया को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार के साथ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और खुद वहां के मुसलमान एसआईआर को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की साजिश है। जो भी प्रक्रिया है, जो भी ये चीजें हैं, ये निर्वाचन आयोग कर रहा है, तो इसमें सरकार पे ब्लेम लगाने की क्या जरूरत है? देखिए, ये सिर्फ लोगों को परेशान करने की एक साजिश है। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी इसको करा रहा है। सफाई होता है उस तरीके देश का थोड़ा सा गंदगी होगा से सफा होगा। ये जो भी जिसका भी कहीं से गड़बड़ है वो सब सही हो रहा है। ये इससे हम सरकार का पूरी सपोर्ट करते हैं। माइनॉरिटी के ऊपर में ये टारगेट कह रहा है, ये हमेशा कह रहा है। नहीं, नागरिकता यहाँ हिंदुस्तान के, तो हमको उसमें क्या दिक्कत है? मैं हूँ तो रहूंगा ही, जिंदगी रहूंगा, हमेशा दिखाऊंगा। ये सिर्फ माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं। तो ये सर्वे हो रहा है, सही मानते हैं इसको? ये सही है, बिल्कुल सही हो रहा है। ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस चल रहा है। ये सिर्फ हमारा माइंड को डाइवर्ट किया जा रहा है। मेरा सोचना यही है। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है और इस बार विवाद की वजह ये बयान बन रहा है। नितेश राणे का कहना है कि भारत में हरे सांप जमा हो गए हैं और इस बयान का जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी मैदान में उतरे। राणे के हरे सांप वाले बयान से नया घमासान छिड़ गया है। पहले सुनिए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे का वो बयान जो मुस्लिम समुदाय को नापसंद है। जिहादी मानसिकतेचे हिरवे साप जे इथे काही गोळा झालेले आहेत ते विसरून गेले आहेत की हे आमचं हिंदू राष्ट्र आहे। नितेश राणे के इस बयान पर मुस्लिम नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। उनके बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बू आजमी ने पलटवार किया है। मैं कहना चाहता हूँ फडणवीस साहब से कि इस आदमी की जबान बंद कीजिए। आप पानी सर से ऊंचा हो रहा है, ये जो चाहे बोल देता है। शपथ इस देश की संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता नितेश राणे की हिंदुत्ववादी छवि रही है। ये पहली बार नहीं है जब वो अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में आए हों। इससे पहले उनके टोपी वाले बयान को लेकर भी हंगामा हुआ था।
नितेश राणे के बयान पर अब घमासान छिड़ गया है। हरे सांप वाला बयान पर समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के बाद कुछ और मुसलमानों के रिएक्शंस भी सामने आए, वो भी आपको सुनने चाहिए। इन्होंने हरा सांप मुसलमानों को कहा है, लेकिन ये किस भगवान का अवतार है ये हिंदू भाइयों को मैं बताने की जरूरत नहीं समझता, ये समझ गए होंगे। और उन्होंने कहा है कि अगर ये देखेंगे तो ये तीसरी आंख खुल जाएगी, चौथी आंख खुल जाएगी। ये सब एकदम बचकानी बातें हैं। जहरीला बयान देकर देश में नफरत की दीवार, नफरत की माहौल पैदा करना ये चाहता है। बिहार विधानसभा के पहले चरण के प्रचार का शोर तो थम गया, लेकिन नेताओं के बीच जुबानी जंग है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। महागठबंधन के नेताओं के नामकरण के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर वार किया है और ये वार इस बार काफी जोरदार है। वो कह रहे हैं कि भगवान ने उन्हें जिंदगी भर माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ने का श्राप दिया है। और आपको बता दें कि सोमवार को सिवान के रघुनाथपुर में अखिलेश यादव ने आरजेडी के ओसामा साहब के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और उनको विधायक बनाने की अपील की। तो इस विधानसभा से नौजवान विधायक ओसामा साहब ऐतिहासिक वोटों से जीत करके जा रहे हैं। ओसामा साहब बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे हैं और आरजेडी ने सिवान के रघुनाथपुर से उन्हें टिकट दिया है। अब इनके प्रचार में अखिलेश यादव के आने पर योगी ने माफिया दाव चला है। उत्तर प्रदेश का भी एक नेता आकर के यहाँ पर एक खानदानी माफिया को गले लगा करके कहता है कि यह तो मजबूत आदमी है। हमने कहा भगवान ने तुम्हें यही श्राप दिया है कि जिंदगी भर इन माफियाओं के कब्र पर फतिया पड़ते रहोगे, जनता ऐसे ही ठुकराती रहेगी। उत्तर प्रदेश हो या बिहार या किसी दूसरे प्रदेश में चुनाव, सीएम योगी बार बार ये बताते हैं कि यूपी में माफिया की खैर नहीं और गुनाह किया तो कोई भी उन्हें बचा नहीं सकता। बिहार विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और उन्हें देखने और सुनने के लिए भारी भीड़ भी उमड़ रही है। उनके भाषण चर्चा में तो है ही, अब उनकी सुरक्षा में लगे कमांडोज की भी चर्चा चल रही है। रोड शो हो या फिर रैली, मुख्यमंत्री योगी के कमांडो ढाल बनकर लगातार उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के चारों तरफ उनके कमांडो मौजूद हैं। वीडियो में दिख रहा है कि लोग जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ फूल फेंक रहे हैं तो कमांडो एक खास चीज से उसे ब्लॉक कर देता है और योगी तक कुछ भी नहीं पहुंचने देते। दरअसल ये एक शीट होती है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है। इसे बैलिस्टिक शील्ड भी कहा जाता है। ये फोल्ड होकर एक ब्रीफकेस की तरह बन जाती है। ऐसे में जब लोग फूल भी उनकी तरफ फेंक रहे होते हैं तो कमांडो इस शील्ड से उन्हें रोकने का काम कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में लगे कमांडो कवच की तरह काम करते हैं। और अब बात असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार के बिगड़े बोल की करेंगे। किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम उम्मीदवार तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए सारी सीमाएं लांघ दी। एक सभा में वो कहते हुए नजर आए कि वो तेजस्वी की आंख निकाल लेंगे, यही नहीं उंगली और जुबान तक काट लेंगे। और ये वही तौसीफ आलम हैं जो लगातार तेजस्वी यादव को लेकर भड़काऊ और विवादित बयान दे रहे हैं। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट देंगे तेजस्वी तुम्हारा। एक पॉडकास्ट में तेजस्वी यादव ने ओवैसी को चरमपंथी क्या कहा। ओवैसी के साथ साथ उनकी पार्टी के दूसरे नेता भी तेजस्वी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर गए और ये बताने लगे कि तेजस्वी ने उन्हें आतंकवादी बोला है। पंथी का मतलब होता है आतंकवादी, उग्रवादी। ए मुसलमान भाइयों, तुम्हारा नेता को चरमपंथी और आतंकवादी बोला गया है। आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच मुस्लिम वोटों की लड़ाई है। तेजस्वी चाहते हैं कि अब तक आरजेडी को वोट करता आ रहा मुसलमान छिटके नहीं, जबकि ओवैसी और उनकी पार्टी की कोशिश है कि मुसलमान उन्हें वोट दें। लेकिन इस बीच शब्दों की जो मर्यादा टूट रही है वो ठीक नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के रण में अब से थोड़ी देर पहले ही पहले चरण के प्रचार का शोर थम गया। आखिरी दिन सभी पार्टियों के दिग्गज मैदान में उतरे। एनडीए की ओर से जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा समेत कई दिग्गजों ने आज तूफानी प्रचार किया, तो वहीं महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ 17 रैलियों को संबोधित किया। और आखिरी समय पर सभी दलों के नेता मैदान में पसीना बहाते नजर आए। एनडीए की ओर से सीएम नीतीश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने अलग अलग जगहों पर सभा को संबोधित किया। एनडीए के नेता विपक्ष के तुष्टीकरण की नीति और बिहार के विकास पर बोलते नजर आए। मगर अब
पाकिस्तान पर गिरने वाला हर गोला मेरे बिहार में बना हुआ होगा, बिहार में। इधर महागठबंधन के नेताओं ने भी कम जोर नहीं लगाया। औरंगाबाद में राहुल गांधी की सभा हुई तो तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक 17 सभाओं को संबोधित किया। तेजस्वी अपने आक्रामक अंदाज में वोटर को संबोधित करते नजर आए। साथ ही नौकरी, रोजगार और महिला उत्थान के मुद्दे पर वोट मांगा। सरकार बनते ही माँ बहन योजना के तहत पूरे 1 साल का 30,000 रुपया माता और बहनों के खाते में अनुरोध डालने का काम करें। नेताओं ने तो अपना काम कर दिया, अब गेंद जनता के पाले में है। अब देखिए जनता को किसके वादे पसंद आए और किसको नकार दिया। बिहार विधानसभा के पहले चरण के प्रचार का शोर थम गया है। 18 जिलों के 121 विधानसभा क्षेत्रों में 6 नवंबर को मतदान होना है और इसमें 3,75,00,000 से ज्यादा मतदाता 1,314 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस चरण में दोनों उप मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत नीतीश कैबिनेट के कई मंत्रियों और बिहार के कई बाहुबली नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और आज शाम घड़ी की सुइयों ने जैसे ही 5 बजने का इशारा किया, बिहार में पहले चरण के प्रचार का शोर थम गया। अब कैंडिडेट डोर टू डोर कैंपेन में जुट गए हैं और मतदाताओं से वोट की अपील कर रहे हैं। पहले चरण में 45,341 बूथ पर मतदान होगा। 3,75,13,302 मतदाता 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस पहले चरण में बिहार के कई सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, जिसमें महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, तेज प्रताप यादव, बाहुबली अनंत सिंह समेत नीतीश कैबिनेट के कई मंत्री और विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सभी दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब मतदाताओं की बारी है, जो गुरुवार को तय करेंगे कि बिहार की सियासत में कौन रहेगा आगे और किसका होगा सफाया। चुनाव में लोगों की भागीदारी ज्यादा हो, इसके लिए पिंक बूथ, डिजिटल स्मार्ट बूथ, आदर्श बूथ जैसे कई बूथ बनाए जाते हैं। लेकिन बिहार के मोतिहारी में एक ऐसे भवन में मतदान केंद्र बना दिया गया जहां इंसानों का रहना तो दूर जाना भी मुश्किल है, क्योंकि इस भवन पर छत नहीं है। उसके ऊपर बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं, पीछे की दीवार ढह चुकी है, ईंटें टूट टूट कर गिर रही हैं। भवन पूरी तरह से जर्जर है। इसके चारों ओर झाड़ियां उगाई हैं, जिसमें सांप बिच्छू जैसे विषैले जीव जंतु हो सकते हैं। भवन जर्जर है। भवन पे पेड़ पौधा, बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं और उसके अलावा बगल में देखेंगे तो जंगल झंझार वो सब कुछ है जहाँ पे आराम से सांप रह सकता है। अब इस जर्जर खंडहरनुमा भवन की दीवारों पर लिखे इन शब्दों को पढ़िए। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र का बूथ नंबर 35, जहां 11 नवंबर को 894 वोटर वोट डालेंगे। बूथ नंबर 36 भी इसी भूत बंगला में है, यानी यहां करीब 1,800 मतदाता आएंगे और वोट डालेंगे। अब जरा सोचिए, जहां आम दिनों में कोई आता जाता नहीं, वहां अब लोकतंत्र के महापर्व का उत्सव मनेगा। इसकी तैयारी भी हो गई है। अगर कोई हादसा हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? अभी भी समय है। जवाबदेह लोग इस मतदान केंद्र को लेकर विचार करें। मुंबई के एक स्कूल में दीपावली पर मेहंदी लगवाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। छात्राओं को क्लास से बाहर भेजने के आरोप ने मामले को और भी गर्मा दिया और अब ये मामला शिक्षा विभाग तक पहुंच चुका है। मुंबई के चेंबूर में सेंट एंथनी गर्ल्स स्कूल पर आरोप है कि यहाँ कई छात्राओं को हाथों पर मेहंदी लगाने के कारण क्लास से बाहर भेज दिया गया। इतना ही नहीं, कुछ छात्राओं के पेरेंट्स को बुलाकर उनसे लिखित माफीनामा भी लिया गया। इस कार्रवाई के खिलाफ अभिभावकों और हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि मेहंदी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है और इस पर रोक लगाना धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। विवाद बढ़ा तो स्कूल की तरफ से सफाई दी गई। मेहंदी लगाई बच्चों ने, शिक्षा की गई या फिर बच्चों को स्कूल से रेस्ट्रिक्ट कर दिया, ऐसे कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा बच्चे अभी भी वो हमारे क्लास में। हालांकि अब शिक्षा विभाग ने स्कूल को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। अब सबकी नजरें शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर टिकी हैं कि इस मेहंदी विवाद पर शिक्षा विभाग आगे क्या कदम उठाता है। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने रेगिस्तानी क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर ड्रोन और एंटी ड्रोन अभ्यास किया। इस दौरान भारतीय सेना के जवानों ने दुनिया को ड्रोन के जरिए अपनी ताकत भी दिखाई और खास बात यह है कि ये सभी ड्रोन आत्मनिर्भर भारत के तहत बनाए गए हैं, जिनके हमलों से दुश्मन पलक झपकते ही नेस्तनाबूद हो जाएंगे। ऑपरेशन त्रिशूल के तहत भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास किया। हर भुजा पर बाज के मंत्र से प्रेरित होकर भारतीय सेना के दक्षिणी कमान ने शक्ति प्रदर्शन किया। अहम बात यह है कि सभी ड्रोन स्वदेशी हैं, जिनका निर्माण आत्मनिर्भर भारत के तहत किया गया। युद्ध के लिए तैयार ड्रोनों के डिजाइन, विकास और बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक मजबूत तंत्र बनाया गया है। वहीं सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने खड़गा कोर का दौरा किया।
सेना प्रमुख ने तैयारियों की समीक्षा की, साथ ही भारतीय सेना के युद्धाभ्यास की सराहना की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान और दूसरे देश न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं और इस दावे के बाद एटमी टेस्ट की होड़ और तेज हो गई है। लेकिन इन सब के बीच इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी कर दिया है और इसको लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आईडीएफ ने छोटा परमाणु टेस्ट किया है। और ये उसी की तस्वीर है। इजरायली सेना ने नई मिसाइल के इस्तेमाल का वीडियो जारी किया है जो गाजा के पूर्वी हिस्से में प्रयोग किया गया है। वीडियो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही ब्लास्ट होता है, एक ब्लास्ट का सर्किल बड़े हिस्से में फैलता दिख रहा है, जो किसी छोटे परमाणु धमाका जैसा दिख रहा है। इस धमाके के बाद गाजा का वो हिस्सा दहल गया जो पहले से तबाह है। हालांकि आईडीएफ ने मिसाइल की तकनीक और मॉडल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इधर अमेरिका ने शक्तिशाली मिनटमैन 3 मिसाइल के टेस्ट का ऐलान कर दिया है। मिनटमैन 3 मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। दावा किया जा रहा है कि 5 से 6 नवंबर के बीच अमेरिका इसका टेस्ट कर सकता है। ऐसे में इस टेस्ट से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को एटमी ताकत दिखाने की कोशिश में है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक बड़ा रेल हादसा हो गया है। यहाँ लालखदान स्टेशन के पास एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि पैसेंजर ट्रेन की बोगियां मालगाड़ी पर चढ़ गई। और ये उसी रेल हादसे की तस्वीर है। हादसे के बाद ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। तस्वीरों में देखिए कैसे ट्रेन का एक डिब्बा मालगाड़ी पर चढ़ गया है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम क्षतिग्रस्त डिब्बों में फंसे लोगों को खोज रही है। जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद हड़कंप मच गया। पैसेंजर ट्रेन में मौजूद यात्री बदहवास होकर ट्रेन से उतरकर भागने लगे। हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और आरपीएफ की टीम पहुंच गई है। साथ ही युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे के बाद कई ट्रेन की आवाजाही पर इसका असर दिख रहा है। राजस्थान के सीकर में पुलिस ने आरोपियों को महिलाओं के कपड़ों में परेड करवाई। कुछ दिन पहले तीनों आरोपियों ने आरएलपी नेता पर जानलेवा हमला किया था। यही नहीं, ये आरोपी महिलाओं के कपड़े पहनकर छिप गए थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस से ये पूछना चाहिए कि महिलाओं का इतना अपमान क्यों आखिर। जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर सलवार सूट पहनाकर परेड करवाई। इस दौरान तीनों आरोपी कान पकड़े सड़क पर लंगड़ाते चलते नजर आए। आरोपियों को महिला के कपड़ों में देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। राजस्थान पुलिस ने कई किलोमीटर तक आरोपियों का जुलूस निकाला। आरोप है कि तीनों आरोपियों ने आरएलपी नेता पर जानलेवा हमला किया था। यही नहीं, गिरफ्तारी से बचने के लिए तीनों आरोपियों ने महिला के कपड़े पहन छिप गए, जिससे पुलिस पहचान न सके। पुलिस ने तलाशी अभियान चलाते हुए तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हीं कपड़ों में परेड करवाई। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से अमर्यादित टिप्पणी करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कार्रवाई की जा रही है और इसमें युवक प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहा था। वो अब गिरफ्तारी के बाद पुलिस कर्मियों के कंधों का सहारा लेकर माफी मांगता नजर आया। ये मामला हापुड़ के बहादुरगढ़ का है, जहां सोशल मीडिया पर तालिब का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें वो पीएम मोदी के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता दिखाई दिया। तालिब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब थाने के अंदर का वीडियो सामने आया है, जिसमें तालिब पुलिस कर्मियों के कंधों पर सहारा लेकर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगता नजर आ रहा है। वो लंगड़ाते हुए चलता भी दिखाई दे रहा है। यानी साफ है कि पुलिस ने अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग कर दी है। देश भर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। एक तरफ उत्तराखंड में अवैध धार्मिक ढांचे पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की, तो वहीं मुंबई में भी अवैध इमारतों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। एक तरफ हरिद्वार, दूसरी तरफ मुंबई का दीवा इलाका, दोनों जगह प्रशासन के बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई दी। अब हरिद्वार में गरजते इस बुलडोजर को देखिए, जहां करीब 2 बीघा सरकारी जमीन पर बनी अवैध दरगाह पर बुलडोजर चला। हालांकि पहले नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ी। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा और ताबड़तोड़ पीला पंजा चला। वहीं मुंबई के दीवा प्रभाग समिति क्षेत्र में भी अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई। कल यहां रह रहे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा बल के साथ कार्रवाई शुरू की। दोनों ही जगह पर बुलडोजर की धमक ने साफ कर दिया कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह का अतिक्रमण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला। यहां नशा तस्करी के आरोपी के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान यहां तैनात रहे। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशीले पदार्थों की सप्लाई करता था, जिसके खिलाफ पंजाब पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। भारी संख्या में पहुंची पुलिस ने पहले अवैध कब्जे को खाली कराया, फिर बुलडोजर से मकान के आगे वाले हिस्से को गिराया। इसके बाद पूरे मकान को बुलडोजर से ढा दिया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे ताकि माहौल बिगड़ने पर वक्त रहते उस पर काबू पाया जा सके। पंजाब पुलिस ने जिस पर कार्रवाई की उस पर नशा तस्करी का आरोप है, जो नशा लाने और बेचने में शामिल था। लखनऊ के डॉलीबाग में मुख्तार अंसारी के कब्जे से खाली कराई गई जमीन पर अब जरूरतमंद परिवारों के सपनों का घर तैयार हो गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आवासीय योजना के तहत बने 72 EWS फ्लैट्स की LDA ने आज लॉटरी निकाली। योगी सरकार की इस योजना के तहत बने इन फ्लैट्स के लिए लोगों ने भी जबरदस्त उत्साह दिखाया। 3 नवंबर शाम 5 बजे तक 7,000 से ज्यादा आवेदन इन 72 फ्लैट्स के लिए LDA को ऑनलाइन मिले थे, यानी हर फ्लैट्स पर 100 से ज्यादा आवेदन। अब किसके हिस्से फ्लैट जाता है, इसका फैसला भी लॉटरी सिस्टम के जरिए पूरे पारदर्शी तरीके से किया गया, जिससे कोई सवाल न उठा सके। खास बात यह कि ये सभी फ्लैट सिर्फ गरीबों के लिए ही आरक्षित किए गए थे, जिनकी चाबी बुधवार 5 नवम्बर को खुद मुख्यमंत्री योगी अपने हाथों से सौंपेंगे। आवासीय योजना के तहत गरीबों के लिए बनाए गए इन फ्लैट्स के आसपास के क्षेत्रों का भी विकास किया गया है। नई सड़कें बनाई गई है, आसपास के पार्कों का सौंदर्यीकरण किया गया है। डॉन की जमीन से अवैध कब्जा हटाकर सीएम योगी ने इस पर गरीबों के लिए आशियाना तैयार करवाकर इंसाफ किया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में मैनपुरी जिले में तैनात DSP ऋषिकांत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि DSP के पास से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्ति मिली है। यही नहीं, आरोप ये भी है कि ऋषिकांत शुक्ला ने कानपुर के वकील अखिलेश दुबे के साथ साठगांठ की थी, जिसकी मदद से DSP ऋषिकांत शुक्ला ने करोड़ों की बेनामी संपत्ति बनाई। SIT रिपोर्ट के मुताबिक ऋषिकांत शुक्ला के नाम पर 12 संपत्तियां हैं, जिनकी कीमत करीब 92 करोड़ रुपए बताई गई। अखिलेश दुबे के साथ मिलकर के उन्होंने अपने कई रिश्तेदारों के माध्यम से कई प्रॉपर्टी अर्जित की है। कानपुर SIT जांच के मुताबिक ऋषिकांत शुक्ला 10 साल तक कानपुर में तैनात रहे थे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश दुबे और उनके गिरोह की मदद की। यही नहीं, अखिलेश दुबे की मदद से करोड़ों की संपत्ति बनाई। कुछ दिन पहले रेप जैसे झूठे मामलों में फंसाकर बीजेपी नेता को फंसाने के मामले में अखिलेश दुबे को गिरफ्तार किया गया था। इसी जांच में CO ऋषिकांत शुक्ला का नाम भी सामने आया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में थूक जिहाद का एक मामला सामने आया है। यहां शादी की दावत खाने पहुंचे गांव के ही एक युवक ने आरोपी दानिश की शर्मनाक करतूत को कैमरे में कैद कर लिया और फिर इस पे क्या पुलिस एक्शन हुआ, देखिए। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए, शादी की दावत के लिए दानिश नाम का एक शख्स तंदूर में रोटियां लगा रहा है। वीडियो में इस मुस्लिम युवक की करतूत साफ नजर आ रही है। दानिश पहले रोटी बेलता है और फिर उस पर थूकता है और फिर उसे सेकने के लिए तंदूर में लगा देता है। ऐसा उसने 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार किया। हर बार वो रोटी पर थूकता नजर आया, जिस पर एक बाराती की नजर पड़ गई। विक्रम सिंह वाल्मीकि की बेटी की शादी में रोटियां बना रहे दूसरे समुदाय के युवक पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए बारातियों ने आरोपी दानिश को पुलिस के हवाले कर दिया। एक शादी समारोह में रोटियां बनाते समय थूक रहा था। इस वीडियो के आधार पर तत्काल युवक के विरुद्ध संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। यूपी में थूक जिहाद को लेकर सीएम योगी का सख्त आदेश है कि जो भी ऐसा करते पाया गया उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब योगी फोर्स इस थूक जिहादी को सबक सिखाने वाली है कि दावत में रोटियां कैसे बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करते हैं। सत्ता में काबिज होने के साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश से गुंडे बदमाशों का, जिसे कहा जाए, सामान पैक करने की कसम खाई थी और उसी दिशा में लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस काम भी कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐसा निर्देश है। मुख्यमंत्री पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। और इसी ऑर्डर का पालन करते हुए गोरखपुर पुलिस ने AK-47 और रेड गैंग की डेंटिंग पेंटिंग कर दी। गैंग के 7 मेंबरों की मरम्मत कर सही से चलने लायक नहीं छोड़ा तो वहीं 3 नाबालिगों को पुलिस कस्टडी में भेजा है। दरअसल इन दोनों गैंग ने छठ पूजा के दिन 2 छात्रों को जमकर पीटा था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में देखिए कैसे सड़क पर गैंग से जुड़े गुंडे दहशत मचा रहे हैं, जिसका वीडियो किसी ने छत से बनाकर वायरल कर दिया था।
इसी के बाद से ये गैंग पुलिस की रडार पर आ गया था। बस फिर क्या था, पुलिस ने गैंग पर नकेल कसना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि गैंग से जुड़े 18 मेंबर जेल में चक्की पीस रहे हैं और जो बाकी हैं वो इस एक्शन के बाद शायद अपने बिलों में जा छिपे हैं। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के पीपीगंज में बदमाशों ने वसूली, दबंगई जैसी वारदातों को अंजाम दिया था। पुलिस ने एक्शन लेने के साथ ये मैसेज भी दिया है कि कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में अगर कोई मनचला बेटियों को छेड़ता है तो यहाँ की पुलिस उसका तगड़ा इलाज करती है। मुजफ्फरनगर के हरसोली गर्ल्स कॉलेज के बाहर लड़कियों को छेड़ने वाले 4 मनचलों का उत्तर प्रदेश पुलिस ने अच्छा ट्रीटमेंट किया, जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। लंगड़ा ट्रीटमेंट के बाद पुलिस ने मनचलों का वीडियो जारी किया है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 4 मनचले संदीप, नीरज, पंकज और निखिल 4 पुलिस वालों के कंधे के सहारे खड़े हैं। इन मनचलों का पुलिस ने इलाज इतना तगड़ा किया है कि ये ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ये तो एक पैर जमीन पर भी नहीं रख पा रहा है। बाकी के 3 के इसी तरह लंगड़ा कर चल रहे हैं। आरोप है कि ये चारों हरसोली गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े रहते थे, आने जाने वाली लड़कियों पर बैड कमेंट करते थे। इनकी हरकतों से लड़कियां परेशान थी। शिकायत के बाद पुलिस ने इनका लंगड़ा ट्रीटमेंट किया। ऐसे ही नहीं, उत्तर प्रदेश का एंटी रोमियो स्क्वाड रोल मॉडल बना है। सीएम योगी के निर्देश पर पूरे राज्य में मनचलों का इसी तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक दिन पहले रॉन्ग साइड से कार लेकर आ रहे दबंगों को पुलिसकर्मी ने रोका था। दबंगों ने कार रोकने की बजाय इस ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ गुंडागर्दी की थी, उसी की पिटाई कर दी थी, जिसके बाद योगी फोर्स ने एक्शन लेते हुए दोनों आरोपियों को ऐसा सबक सिखाया कि दोनों अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं बचे। यही नहीं, दोनों अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करने की कसम खाते नजर आए। हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था और इसमें 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। एक दिन पहले कार सवारों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोग ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बहस करते नजर आए। इसी बीच दबंगों ने हमला कर दिया और ट्रैफिक पुलिसकर्मी की बेरहमी से पिटाई की। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने रॉन्ग साइड से आ रहे कार सवारों को रोका था। ट्रैफिक पुलिसकर्मी से मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। अब हम अगली खबर जो आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देश के हर नागरिक को जानना चाहिए। केंद्र सरकार ने आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान शुरू किया है ताकि बैंकों के पास जमा 1.84 लाख करोड़ रुपए की लावारिस संपत्ति उसके वाजिब दावेदारों को मिल सके। इसके लिए जागरूकता, पहुंच और कार्रवाई पर ध्यान दिया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यूडीगाम पोर्टल शुरू हुआ है, जो दावों को आसान बना रहा है। केंद्र सरकार का दावा है कि बैंकों में सालों से जमा ये पैसे सुरक्षित हैं। 1,84,000 करोड़ रुपए जो है, जो कि 10 साल से इनऑपरेटिव पड़ा हुआ है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि जिसके पैसे हैं वो उसे मिल जाए। इसके लिए जगह जगह जागरूकता कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि ऐसी राशि कैसे निकालनी है। सालों से जमा ये राशि बैंकों के लिए समस्या बनी हुई है। करोड़ों धारक ऐसे हैं जो अपनी जमा पूंजी रखकर भूल चुके हैं, जो अब बैंक के लिए समस्या बनी हुई है। केंद्र सरकार का यह अभियान तय कर रहा है कि किसी भी भारतीय नागरिक की मेहनत की कमाई लावारिस न रहे और सही हाथों तक पहुंचे। अलीगढ़ पुलिस ने साउंड पोल्यूशन फैलाने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर्स के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। ऑटो मार्केट में नियमों को ताक पर रखकर जो दुकानदार पटाखे वाले साइलेंसर बेचते मिले, पुलिस ने उनके खिलाफ आज सख्त एक्शन लिया और सभी दुकानों से सीज किए गए 300 से ज्यादा पटाखे वाले साइलेंसरों पर बुलडोजर चलवा दिया। तेज आवाज वाले साइलेंसरों पर बुलडोजर एक्शन से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। बुलडोजर कार्रवाई से पहले बाइक मॉडिफिकेशन मार्केट में एक दुकान पर छापेमारी कर ऐसे साइलेंसरों को पुलिस ने ढूंढ निकाला जो तय मानकों के मुताबिक नहीं थे। पुलिस को लगातार शहर में नॉइस पॉल्यूशन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया। पुलिस ने ऐसे बाइक सवारों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है जो पटाखे जैसी आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर लोगों की शांति भंग कर रहे थे। अलीगढ़ पुलिस की ये पहल शहर में बढ़ते शोर शराबे पर लगाम लगाने की कोशिश है। पुलिस का कहना है कि ऐसे साइलेंसर न केवल कानून के खिलाफ हैं, बल्कि आम लोगों की परेशानी का भी कारण बनते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में लोगों ने वन विभाग के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। एक दिन पहले तेंदुए ने 13 साल के बच्चे पर हमला बोल दिया था और इससे उसकी मौत हो गई थी। इस घटना से गुस्साए लोगों ने वन विभाग के खिलाफ सड़क जाम भी किया और प्रदर्शन किया। यही नहीं, वन विभाग के दफ्तर को आग के हवाले कर दिया, जिससे दफ्तर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। प्रदर्शनकारी यही नहीं रुके, उन्होंने वन विभाग की गाड़ी में आग लगा दी, जिसकी वजह से गाड़ी धू धू कर जलने लगी।
बताया गया कि एक दिन पहले आदमखोर तेंदुए ने 13 साल के बच्चे पर हमला कर दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। तेंदुए उस वक्त हमला किया जब बच्चा खेल रहा था। इस घटना से पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। लोगों ने सड़कें जाम कर दी, वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालात ये हो गए कि पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। लोगों के गुस्से को देखते हुए वन विभाग ने तेंदुए की तलाश तेज कर दी है। अगली खबर उन्नाव से है, जहां पुलिस ने एक शातिर चोर बादल यादव को गिरफ्तार किया है। कई मामलों में इसकी तलाश चल रही थी और इसके पास से करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने मिले हैं, जिन्हें ये खेत में एक पेड़ के नीचे मिट्टी में दबाकर छुपा दिया था। पुलिस ने जब इसे पकड़ा और कड़ाई से पूछताछ की तो एक एक कर ये सारे राज उगलने लगा। थाने में टेबल पर रखे गए गहने और कैश इस चोर के पास से मिला है। देखिए, सोने और चांदी के चमचमाते गहने अलग अलग डब्बों में रखे हुए हैं, जिसे इसने कभी चुराया था। इसके पास से 1,82,000 कैश भी मिले हैं। पुलिस को बादल यादव की लंबे समय से तलाश थी। इसके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल इससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन चोरी के गहनों को जैसे खेत में पेड़ के नीचे छुपाकर ये रखता था, उससे हर कोई हैरान है।